पिछले एक हफ्ते में 3 बड़े बैंक्स कोलैप्स हो जाते हैं और इनमें से एक है सिलिकॉन वैली बैंक या एसवीबी बैंक। आज तक किसी ने भी इन बैंक्स का नाम ही नहीं सुना था, लेकिन अब ये पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। अभी पिछले हफ्ते ही फोर्ब्स की तरफ से सिलिकॉन वैली बैंक को टॉप बैंक का खिताब मिला था, पर आज ये बैंक फेल हो चुका है और पूरी दुनिया में एक पैनिक जैसा माहौल बन चुका है। The second largest bank failure in our nation's history. इसका असर कैलिफोर्निया के बाकी बैंक्स पर भी देखने को मिल रहा है। कोई बैंक 15% और कोई 75% तक गिर चुका है। तो अब देख सकते हैं कि कितना पैनिक क्रिएट हो चुका है। अब फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए ताकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को काबू किया जा सके, पर इन्फ्लेशन तो काबू आई नहीं, ऊपर से बैंक्स डूबने लग गए। ये तो वही बात हुई कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया जी, लेकिन पेशेंट मर गया। आखिर ये बैंक कैसे फेल हो गया? क्या था इसका कारण? अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या स्टॉक मार्केट इससे प्रभावित होगी? कौन से देश पर इसका असर दिखेगा? क्या इंडिया भी इसकी चपेट में आएगा? कौन से इन्वेस्टर्स इससे प्रभावित होंगे? भविष्य में किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन सवालों के जवाब देंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले कुछ इकोनॉमिक टर्म्स समझ लेते हैं, जैसे कि स्टार्टअप एक नए बिजनेस या कंपनी को कहते हैं। ये एक नए आइडिया या फिर टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है और उसका यूज़ करके एक नए प्रोडक्ट्स या सर्विस क्रिएट करते हैं। ज़्यादातर इनके प्रोफाइल हाई रिस्क हाई रिवार्ड के ऊपर बेस होते हैं। लिक्विडिटी, ये किसी इन्वेस्टमेंट की क्षमता को बताता है कि वे किस हद तक आसानी से या जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकती है। डेट मार्केट, इसमें कंपनीज अपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स या फिर डिवेंचर्स इन्वेस्टर्स को बेचते हैं और इन्वेस्टर्स इनको खरीद कर एक तरीके से कंपनीज को लोन देते हैं और इसमें एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है और इसके रिस्क प्रोफाइल बहुत ही कम होते हैं, पर रिटर्न्स फिक्स होते हैं। इक्विटी मार्केट, इसमें कंपनी अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि शेयर इशू करती है और इन्वेस्टर्स इन्हें खरीदते हैं और खरीदने के बाद इन्वेस्टर्स कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं और इनको प्रॉफिट और लॉस होता है। इक्विटी शेयर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है और इनके रिटर्न्स प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते, इसलिए इक्विटी मार्केट हाई रिस्क हाई रिवार्ड इन्वेस्टमेंट होती है। अब इतनी फाइनेंशियल समझ के साथ आगे की वीडियो जारी करते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप बैंक है, जो कि सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े आईटी सेक्टर के स्टार्टअप स्थित हैं, जैसे कि एप्पल, गूगल, और जाहिर सी बात है कि भारत के भी दिग्गज स्टार्टअप भी यहीं होंगे। तो दोस्तों, अब छोटा सा फाइनेंशियल मार्केट का एक और बेसिक समझ लीजिए कि जब भी डेट मार्केट में कोई प्रॉब्लम की वजह से इक्विटी मार्केट में दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत डेट मार्केट से कहीं ज़्यादा होती है। बस यही सेम प्रॉब्लम इन 3 बैंक्स यानी कि सिल्वरगेट बैंक, एसबीबी और सिग्नेचर बैंक में हो रही है। ये तीनों बैंक पिछले हफ्ते में कोलैप्स हो गए थे। इन तीनों की प्रॉब्लम थी एसेट लाइबिलिटी मिसमैच। सिंपल भाषा में समझिए कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलते हैं। जिस वक्त पैसे की बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में थी और इंटरेस्ट रेट 0% के आसपास थे, तब लोगों ने पैसे को इन बैंक्स में डालना शुरू किया और ऐसे डाला हुआ पैसा बहुत ही वॉलेटाइल होता है, मतलब कि जल्दी ही निकाला जा सकता है। पर इन बैंक्स ने पैसा लॉन्ग टर्म में लगा दिया और वो भी 0% इंटरेस्ट रेट के आसपास। और जब फेडरल रिजर्व, जो कि यूएस का सेंट्रल बैंक है, जैसे कि इंडिया का आरबीआई बैंक, जब उसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल की डिमांड बढ़ने लगी और लोगों ने अपने पैसे बैंक्स में से निकाल कर बॉन्ड्स में लगा दिए। उदाहरण के तौर पर, अगर ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टर्स को 4 से 5% ब्याज मिल रहा था और बैंक्स में सिर्फ 0.1 से 0.2% के आसपास ब्याज मिल रहा था, तो लोग कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है कि लोगों ने अपना सारा पैसा निकाल लिया और अब बैंक्स के पास आखिर पैसा कहाँ से आता? तो उन्होंने भी इन्वेस्टर्स को पैसा लौटाने के लिए अपने ट्रेजरी बॉन्ड नुकसान पर बेच दिए। बस इससे ही मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो गया, जैसा सितंबर 2018 में हमारे भारत में IL&FS क्राइसिस हुआ था। यूएस की मार्केट में 850 छोटे और 5 बड़े बैंक्स हैं, तो इन पर क्या इफेक्ट होगा ये किसी को नहीं पता, पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो भारत को ये देखना है कि किन सेक्टर्स में हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जैसे कि आईटी, स्टार्टअप। पर भारत पर इसका प्रभाव सीधे नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि भारत के बैंक्स की बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा मजबूत है
पर गोल्ड के प्राइस बढ़ सकते हैं और भारत को इंपोर्ट्स भी महंगे हो जाएंगे और इससे बैलेंस ऑफ ट्रेड इम्बैलेंस हो सकता है। ये एक तरीके का डोमिनो इफेक्ट होता है। आइए समझते हैं। देखो, हम सबको पता है कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। अब जब इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है, जिससे कि पैसा और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है। इससे इन्वेस्टर्स डीमोटिवेट होते हैं और वो भागने लगते हैं और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होते। इसका मतलब है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनके पास अब पैसे की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर तो पैसे नहीं लगाएंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए मनी एक्सपेंसिव हो चुकी है और वो आईपीओज में भी पैसे नहीं लगाएंगे। तो स्टार्टअप्स प्राइवेट फंडिंग की तरफ भागेंगे, यानी कि एंजल इन्वेस्टर्स की तरफ। तो एंजल इन्वेस्टर्स उन्हें महंगा पैसा देंगे, तो स्टार्टअप्स तो अपना भाई नुकसान झेलेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि स्टार्टअप्स के पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा, वो कोलैप्स कर सकते हैं। तो बस इसी कोलैप्स से बचने के लिए स्टार्टअप्स सिलिकॉन वैली बैंक्स में से अपने फंड्स विड्रॉ करते हैं। अब इससे बैंक्स कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि बैंक्स अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचकर ही उनको पैसा लौटाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। तो एसवीबी बैंक ने अपने जितने भी बॉन्ड्स थे वो लॉस पर बेच दिए और इससे उनका स्टॉक प्राइस भी कोलैप्स कर गया। रिजल्टेंट एसवीबी कोलैप्स हो गया। इस तरीके की सिचुएशन एक नए रिसेशन को जन्म दे सकती है, जैसा हमें 2009 में देखने को मिला था, और इससे एक नए बुलिश पीरियड की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि सारे बैंक्स कोलैप्स हो जाएंगे। वैसे सबसे ज़्यादा मार उन इन्वेस्टर्स को पड़ेगी जिन्होंने इक्विटी मार्केट के रिस्क को समझा नहीं और सीधे इन्वेस्ट कर दिया। इसके अलावा उन इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क ज़्यादा होगा जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, पर जो इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर कैपिटल ग्रोथ चाहते हो तो 15 से 20 अच्छे शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वर्ल्ड में इंडियन मार्केट ही ऐसी है जो फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ देगी। पर स्टॉक सेलेक्ट करने का भी कोई क्राइटेरिया होता है। उदाहरण के तौर पर जिस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हों, या फिर कुछ सेक्टर्स ले लीजिए जैसे कि बैंकिंग और IT। अब IT का तो हमें पता है कि उनके फंडामेंटल्स थोड़े से हिल चुके हैं, क्योंकि जो भी वर्तमान प्रॉब्लम चल रही है जो हमने आपको वीडियो में बताया उसकी वजह से। पर बैंकिंग के फंडामेंटल्स सॉलिड हैं। हमें बैंक के करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट यानी कि कासा पर नज़र रखनी चाहिए और इसी तरीके से हमें अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करनी चाहिए। अगर आप इस टॉपिक पर कि अच्छा पोर्टफोलियो कैसा बनाया जाए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि ऐसी नॉलेज और लोगों के पास भी पहुंच सके। फैक्ट्स टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।